मुश्किलें थोड़ी अलग है औरों से, मगर भावनाएं नहीं। सपने हमारे एक जैसे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं भेदभाव है। राहों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हमराही हमेशा साथ निभाते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनिए कार्यक्रम हमराही, दिव्यांग साथियों की कहानी, जिंदगी का साथ निभाने की ये है खास कहानियाँ। सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर रविवार शाम 5 बजे सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमराही हमराही। रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूँ आज एक बार फिर से आप सबका अपना पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। हमराही हर रविवार आप रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनते हैं शाम 5 से 6 बजे तक, और ये सिलसिला लगभग 3 वर्षों से चल रहा है और आप सबका साथ रहेगा तो ये सिलसिला आगे भी यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हमारा प्रयास होता है कि हम दिव्यांग जगत से आप सबको रूबरू करवाएं, दिव्यांग साथियों की परिस्थितियों के बारे में आप सबको बताएं, खासकर उनको विवाह में आने वाली जो कठिनाइयां हैं उसके बारे में आप सबको बताएं। किस प्रकार दो लोग जो किसी न किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, शारीरिक अक्षमता का सामना कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अपने जीवन को पूरी सफलता के साथ न सिर्फ जी रहे हैं बल्कि बहुतों के लिए उदाहरण भी बन रहे हैं। तो आज हम आ गए हैं मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का भी एक बहुत ही छोटा सा इलाका है जहां पर हम हैं आज। और आज हमारे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं राजाराम सूर्यवंशी जी और उनकी धर्मपत्नी लाली सूर्यवंशी जी। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले राजाराम जी और लाली जी, आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे सुनने वालों को राजाराम जी थोड़ा सा बताएं अपने बारे में कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या शिक्षा अर्जित की है, वर्तमान में क्या कर रहे हैं, और आपको कौन सी शारीरिक समस्या है। जी राजाराम जी। सबसे पहले रेडियो मधुबन में जो हमारा तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पर कुछ ऐसे शक्ति इंसान समझकर हम लोगों ने यहाँ पे इनवाइट किया, इसलिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और आगे चलते हैं मेरा जीवन चरित्र के बारे में कि मैं छोटा सा गांव है, क्षेत्रीय एरिया में एक गांव राती तलाई करके, और तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश जी। तो पहले जीवन में सर मैंने कभी सोचा नहीं था कि दृष्टिबाधित, क्योंकि मैं टोटली दृष्टिबाधित बचपन से हूँ जी। कभी सोचा नहीं था कि सर कहीं ट्रेनिंग सेंटर भी होती है दृष्टिबाधितों के लिए या फिर कहीं पढ़ाई भी होती है। तो जब साइटेड स्कूल में वहाँ पे हमारे टीचर बहुत ही नेक है, मदन सर करके, तो मैं उनसे चर्चा करता रहता कि सर हमारे लिए भी ऐसा कहीं हो तो आप देखिए। ऐसे करते करते भोर एक्सलोनेट एक संस्था चली थी जो HIV एड्स नियंत्रण समिति की जो थी, उसमें नुक्कड़ नाटक बनाते थे। तो वहाँ पे मंदसौर होटल सम्राट पे 5 दिन का हमारा ट्रेनिंग रहा जी। उसके बाद में ट्रेनिंग में जब हमारा एडवर्टाइज बन के विदेशों में जाता था, वो एडवर्टाइज वहाँ पे रिलीज किया जाता था। और उसके बाद में नरेंद्र अरोरा जी करके जो शुक्ला कॉलोनी मंदसौर में रहते हैं, उन्होंने कहा कि बेटा आपके लिए भी कहीं पढ़ने जैसा हो, लेकिन घर छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने बोल दिया था कि सर मैं बिल्कुल घर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो जब उन्होंने 3 जून 2003 में मेरे को वहाँ पे एडमिशन माउंट आबू में करवाया था, जहाँ की NAB इंस्टीट्यूट रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग सेंटर फॉर ब्लाइंड स्कूल में। क्या बात है, हमारा रेडियो मधुबन भी यहीं पर है, शांतिवन में, हाबी रोड में। जी हाँ। जी 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 बताइए। जी। तो वहाँ पे मेरे को लगभग महीने भर तो ऐसा लगा कि मैं कहीं ऐसी जगह आ गए हैं कि ताकि हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है। लेकिन धीरे 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 वहाँ पे हमें जैसे मोमबत्ती बनाना, चौक बनाना और चेयर बुनाई, खाना अपने हाथों से बनाना, कपड़ा की प्रेस करना जी,
कपड़ा फोल्ड करना, सुई में धागा डालना आदि काम, जो होम साइंस का जो जनरल ट्रेनिंग होती है सर, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। जी, और ट्रेनिंग करने के बाद में अब जब बारी आई कि जब 2 साल का ट्रेनिंग होता है वहाँ पे, लेकिन हमारे जो डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी वहाँ के जो देखभाल करते हैं, तो उन्होंने बोला कि बेटा तू घर मत जा, तेरा भविष्य बिगड़ जाएगा, तेरे का 8,000 रुपये महीने में संगीत स्कूल में तेरे को यहीं लगा दूंगा। लेकिन मेरी परिस्थितियां कुछ ऐसी थी सर, गरीब परिवार से जो था कि मैं वहाँ पे नहीं टिक पाया था, क्योंकि मम्मी पापा बुजुर्ग थे, मेरे देखभाल करने वाला कोई नहीं थी, कोई साथ नहीं था, किसी का सपोर्ट नहीं था। तो जब वहां से मैं निकल के आया तो हकीकत जो डॉक्टर साहब ने कहा था वही हुआ हमारे साथ में। फिर उसके बाद में जो है 2007 में मैंने कहीं सोचा कि फिर आगे कहीं जाऊं, क्या करूं, तो कहीं प्लास्टिक का जो सामान, जो आइटम बनते हैं, पार्ट्स वगैरह, यहाँ पे मैंने ट्राई किया था, वहाँ पे भी सफल नहीं हुआ। 2009 में सर जयपुर में एक कंपनी प्राइवेट खुली थी, जैसे कि पीसी जैन साहब थे, और टूलिप ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, 2009 में? जी। तो मैं उसमें ज्वाइन हुआ सर। तो वहाँ पे जैसे चेन सिस्टम था, 2 आदमी ज्वाइन करवाया, 500 रुपये अपने को मिला। जैसे कि 6 आदमी नीचे जुड़ा तो 2,000 रुपये अपने को मिला, तो नीचे वालों को 500 रुपये दिलाया। इसी प्रकार से मैं काम करता बढ़ता गया करवा। तो मेरे ग्रुप में 450 से अधिक संख्या में कस्टमर जुड़ गया था, और उस कंपनी का मैं डिस्ट्रीब्यूटर रहा लगभग 2012 तक। क्या बात है। और मेरे ग्रुप में 18 हजार रुपये भी नीचे वालों को दिलवा दिया था, और मैं भी हासिल कर लिया था। फिर भी वो कंपनी फेल होने के कारण फिर भी असफल रहा मैं। तो संगीत में बचपन से सर मेरी रुचि थी, तो संगीत बजाने का काम तो लगभग मेरा कभी कभी तो 2700 रुपये, 3,000 रुपये, 2700 रुपये डेली का पर डे मतलब हो ही जाता था लगभग, कभी कभी तो। और कभी कभी तो प्रतिदिन मेरे को 2-3 हजार रुपये में कमा लेता था। और ऐसे करते करते धीरे धीरे सर 4 मार्च 2018 में बहुउद्देशीय सेवा समिति में मेरी शादी हुई। अच्छा, आपका जन्म कब हुआ था? जी सर, मेरा जन्म हुआ था 1978 1 जनवरी को। अच्छा, 1 जनवरी 1978 जी। और क्या कह रहे थे आप उससे 2 साल पहले? 2018 से 2 साल पहले सर मैं किसी दूसरे व्यक्ति को लेके गया था वहाँ पे इंदौर में, कि मेरे मिलने वाले थे वहाँ पे आश्रम वाले, अनाथ आश्रम वाले। तो मैंने कहा भैया तेरे वहाँ पे कुछ लड़का के जो मैं करवा दूंगा लड़की की शादी। तो उन्होंने बोला कि चलो, तो हम दोनों वहाँ गए। वहाँ पे जो संस्था के जो डायरेक्टर थी संतोष सक्सेना जी, तो उन्होंने बोला कि भाई इन लड़का की उम्र ज्यादा है राजा राम जी, और मैं आपके लिए कुछ लड़की ढूंढी हूँ, तो उसके आप कर सकते हो। तो उसके बाद में सर मैंने मना करके आ गया था कि जब तक सेल्फ डिपेंड फिर भी नहीं हूँ तब तक मैं नहीं कर सकता। भले मेरे को पैसे कमाता हूँ, अच्छा संगीत बजाता हूँ, मैं यूपी, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, एमपी हर जगह में प्रोग्राम मेरा चलता था, लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी शादी की। तो फिर जब मैं माउंट आबू में जो 2017 में 50वां दिवस मनाया गया था संस्था का, वहाँ पे फिर इनवाइट किए थे। तो जब वहाँ पे कुछ हमारे साथी आए थे, तो उनको मैंने देखा भाई इनके भी शादियां हो गई, बच्चे इसका उंगली पकड़ के घूम रहे थे। जब मेरे दिल में कुछ जागृता आई कि भाई देखो, वहां से प्रभावित हुए मतलब आप यार हैं? जी मतलब अगर वो कार्यक्रम नहीं होता तो भाई साहब गड़बड़ हो जाता। सर मैंने ये सोचा था क्योंकि मेरे छोटे भाई हैं, उनके औलाद थे, तो वो भी मेरी औलाद है, और मेरे को क्या करना शादी करके, मेरे को तो 2 रोटी से काम है, ये विचार था मेरा। लेकिन यहाँ पे आके बाद में फिर मेरे को जागरूकता हुई मेरे अंदर कि जब एक बात है, बुजुर्ग होने के बाद में भाई बोझे कोई किसी का होता नहीं है सर इस जमाने में। ठीक बात है, सही है, बिल्कुल। तो उसके बाद में मैंने सोचा, फिर मैडम को कॉल किया, मैंने कहा मैडम आपने जो शादी की थी उस लड़की की हुई कि नहीं? कि राजाराम जी नहीं हुआ है। तो फिर ऐसे करके मैडम ने पूछा इनसे, तो इन्होंने भी यस कर लिया। उसके बाद में जो है 4 मार्च 2018 में मेरी शादी हुई थी सर। बहुत बढ़िया जी। और शादी होने के बाद फिर परेशानियां गुजरी सर। 2019 में बारिश इतनी खतरनाक हुई, घरों में पानी घुस गया, खेतों में खेती तो है ही नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ 1.5 बीघे जमीन थी, उसमें भी पानी भर गया था चंबल का। घरों में पानी घुस गया, अनाज में पानी घुस गया, सब समस्या। और 2019 में भी 21 फरवरी 2019 में गुड़िया का जन्म भी हो चुका था, और उसी साल बारिश हुई, तो सब बहुत ही परेशानी हो गई थी सर हमें। तो उन मुश्किलों को झेलते हुए फिर बाहर निकले थे। फिर 2021 में सर कोविड ने मेरा, वही तो मैं सोच रहा था कि देखो भाई साहब, 18 में शादी हुई, 19 में बारिश घुस गई, और 20 में कोरोना आ गया, फिर 21-22 में तो कुछ नहीं हुआ।
देखिए ना, मैं बता रहा हूँ सर, 21 में कोरोना वायरस ने हमारा जो संगीत का जो कार्यक्रम था वो छीन लिया, पेंडिंग हो गया, तो वो कुछ समस्या हो गई। फिर 2022 में वही समस्या हुई सर। जो ताकि अब जी बताए। अब फिर रही बात सर, इस साल से शुरुआत फिर जिंदगी की नए सर से शुरुआत हुई कि दिव्यांगजन सामाजिक सेवा संस्था में जब 3 दिसंबर को विकलांग दिवस था, वहाँ पे मैं गया, 15-16 दिव्यांगों को लेके उनको वहाँ पे शामिल करवाया। फिर जिन जिन के मेडिकल प्रमाण पत्र नहीं बन रहा थे, डॉक्टर कभी बताते छुट्टी पे, कभी नहीं, 3-3, 4-4 बार जात के भटकते थे, तो मैं साथ में गया, मीडिया वालों को भी लेके, उनका सबका। अदरवाइज तहसील के भी दिव्यांग भटक रहे थे, तो उन सभी का मैंने कम से कम 50 लोगों का उसी दिन मेडिकल प्रमाण पत्र बनाया सर, 16 जनवरी शुक्रवार को। जी बढ़िया, आपने तो तारीखें सारी याद कर रखी हैं। जी सर। क्योंकि जो गुजरी हुई ना सर, वो कभी भूलते नहीं, वो तो याद रहता है ना सर। बिल्कुल सही कह रहे हो। आंखों की रोशनी बचपन से नहीं है आपको? हाँ सर, बचपन से नहीं थी। कभी कहीं कोई डॉक्टर वगैरह को दिखाया? हाँ सर, मैंने डॉक्टर को अपने ताजपुरा में भी दिखाया था, गुजरात में। और वहाँ पे डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ठीक है, आपको रात दिन की पता चलता है, लाइटें लगती है उसके पता चलता है, तो इसके आंखें कहीं छेड़छाड़ मत करवाना, ये वरना और आपको मुश्किलें खड़ी हो जाएगा। तो उसके बाद में चेकअप नहीं कराया था। और मंदसौर में भी डॉक्टर RS मिश्रा था, जिस समय उनको भी दिखाया था। माउंट आबू में भी ग्लोबल हॉस्पिटल में भी दिखाया था, लेकिन हर जगह से असफल रहा मैं आंख से संबंधित के बारे में तो बताऊं तो। अच्छा। और शिक्षा आपने मतलब स्कूली शिक्षा अर्जित की है या कॉलेज वगैरह भी कुछ? प्रौढ़ शिक्षा सिर्फ और सिर्फ सर प्रौढ़ शिक्षा की थी मैंने। और उसके बाद में माउंट आबू में जो हमारा ट्रेनिंग के साथ ट्रेनिंग की है, लेकिन स्कूल से 9वीं 10वीं 11वीं जी। अच्छा। सिरवर सिंह। और अभी जो इसी साल 15 जनवरी से मुझे दिव्यांगजन सामाजिक सेवा संस्था का जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुनील बटवाल जी और जिला अध्यक्ष जो है सुनील गहलोत जी, इन्होंने मंदसौर जिला के जो दिव्यांगजन सामाजिक सेवा संस्था का महामंत्री बनाया गया। तो अब भी उस पद पे कार्यरत हूँ। बढ़िया, उसके बारे में भी बात करेंगे आपसे, लेकिन अब काफी देर आपसे बात हो गई जी। मुझे लगता है थोड़ी देर अब हम लाली जी से भी परिचय करवा दें हमारे श्रोताओं का। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। कार्यक्रम का नाम है हमराही, और आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं मंदसौर मध्य प्रदेश के निवासी राजाराम सूर्यवंशी जी और उनकी धर्मपत्नी लाली कुमारी जी। तो चलिए आइए लाली जी से बात करते हैं। जी लाली जी, हमारे सुनने वालों को आप अपने बारे में बताइए एक बार। पुनः आपका स्वागत है जी। नमस्कार। नमस्ते सर। जी नमस्ते लाली जी। सर मैं इंदौर की रहने वाली हूँ और मेरी मम्मी और पापा, सौतेली मम्मी थी, वो बहुत तकलीफ देती थी मेरे को। अच्छा। खाना वगैरह नहीं देती थी और ऐसे करवाती थी, काम करवाती थी। दिखता तो यही नहीं कैसे काम करेंगे, तो मारती थी और ऐसे काम करवाती थी, कपड़े धुलवाती थी और ऐसे करवाती थी। तो मेरे को नहीं धुलते तो दूसरे देखते थे तो उनको भी गाली बकती थी, बोले तुमको क्या काम, मेरी औलाद है, मैं कुछ भी करूँ। तो ऐसे करके और बोले चल मामा घर पे चलते हैं। तो मैं खुश हो गई मामा घर पे जाने के लिए। तो मेरे को ले गई और 9 लखा बस स्टैंड पे बिठा के बोले हम दुकान से आ रहे हैं। तो मैंने सोचा आएंगे अब। तो फिर बैठी रही मैं, अंधेरा हो गया तो मेरे को दिखता तो है ही नहीं। दूसरे बोले अंधेरा हो गया, तो भी बैठी रही, मैं कहाँ जाऊँ। तो फिर ऐसे करते करते 3 दिन हो गए सर। ओहो, भूख भी लगती और प्यास भी लगती। ओहो। और बाथरूम भी आती है, तो कहाँ जाए बाथरूम करने के लिए। सही बात है, बिल्कुल। और ब्लाइंड आदमी अलग से। तो फिर एक सर थे, सरदार अंकल, अभी तो उनका देहांत हो गया है। तो उन्होंने फिर बोले कि तुम कब से बैठी हो यहाँ। तो मैं डरी कि अपन को दिखता नहीं, अब क्या मालूम क्या करेंगे अपने साथ। तो बोले डरो नहीं बेटा, मैं आपका कब से ध्यान रख रहा हूँ। बोले कि आप कब से बैठी हो यहाँ पे। मैंने बोला कब से, 3 दिन हो गए मेरे को बैठी यहाँ पे। तो फिर उन्होंने बोला कि कहाँ की रहने वाली हो। मैंने कि इस गांव की रहने वाली, गांव का नाम बता दी, इस गांव की रहने वाली। तो फिर उन्होंने नाश्ता करवाया और बोले तो मैं आपको छुड़वा दूं अच्छा हॉस्टल में। मैंने बोला सर मेरी सौतेली मम्मी और ये मारेंगे मेरे को, मालूम पड़ जाएगा तो बोले कि नहीं मारेंगे, वहाँ कहाँ से आएंगे वो। तो फिर उन्होंने
नाश्ता करवाया और चाय पिलाई। फिर मेरी मैडम को फोन लगाया, संतोष सक्सेना जी को, जो फिर वो आए। उन्होंने बुलाया, उन्होंने पूछताछ की मेरे से, थाने में लिखवाया, फिर गले लगवाई। बोले आज से मेरी बेटी की तरह है। तो फिर मैं फिर भी डरी। मैंने बोला कि क्या मन ले जाएंगे, फिर मेरी मम्मी देख लेगी तो मारेगी मेरे को। फिर भी मैं डरी बहुत दिन से। तो फिर उन्होंने विश्वास, संतोष सक्सेना मैडम ने बोले नहीं वो कोई नहीं आएंगे और मैं भेजूंगी, तेरे को भेजूंगी नहीं उनके पास। ऐसे करके विश्वास। और फिर मैं टेस्टिंग करके स्कूल है वहाँ पे भेजा था मेरे को पढ़ने के लिए। 3री क्लास पढ़ी हूँ और पढ़ाई करके फिर शादी के बारे में चर्चा कर दी। तो मैंने सोचा कि शादी करनी भी अच्छी बात है, तभी तो अपन को जैसे अपने जीवन साथी तो बनाना पड़ता है ना। तो फिर इसीलिए मैंने हाँ कर दी कि आगे पीछे तो कोई है ही नहीं अपना। तो फिर इसे करके हाँ कर दी। लाली जी, आपको दिखाई कब से नहीं देता है? मेरे को बचपन से ही नहीं दिखता है सर। बचपन से। और आपके माता पिता को क्या हो गया था, मम्मी पापा को? मेरी मम्मी को तो कब से शांत हो गई, मैं तो छोटी थी और शांत हो गई मम्मी तो। अच्छा, और पापा? पापा तो थे सगे, लेकिन वो सौतेली मम्मी लेके आ गए थे ना, तो वो बहुत अच्छा, ओके। ये जब उन्होंने छोड़ दिया आपके सौतेली मम्मी ने आपको, वो कब की बात होगी, कुछ याद है? कौन से साल की बात? वो तो 6-7 साल हो गए होंगे सर, क्योंकि पहले पढ़ी लिखी भी नहीं थी वो, इसीलिए। फिर अब इन पिछले 6-7 सालों में कहीं मुलाकात हुई उनसे एक आध बार आपके सौतेली? नहीं, कोई मुलाकात नहीं हुई सर, और मुझे जाना भी नहीं है। मेरा तो जीवन साथी मिल चुका है, तो मुझे कोई बात नहीं है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मतलब मैं इसीलिए पूछ रहा था, मैंने कहा क्या पता भाई कोई संपर्क करने की किसी ने कोशिश की हो। आपके भाई बहन वगैरह नहीं थे कोई और? 2 भाई थे मेरे सगे, और बहन तो मैं अकेली थी। वो भाई भी नहीं चाहते थे मेरे को। अच्छा, वो भी नहीं चाहते थे? नहीं सर। बाप रे बाप, बताइए, ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। और फिर ये अच्छा निर्णय लिया कि जब आपके शादी की बात हुई और आप लोगों ने तुरंत हाँ भी कर ली, और आज देखिए आप राजा राम जी के साथ अपना जीवन सुख से बिता रही हैं। जी सर। और एक प्यारी सी गुड़िया भी अब हो गई है आपके पास। हाँ, सही है जी सर। तो सब सीखा आपने घर का काम वगैरह? हाँ सर, मैं खाना भी बनाना सीखा है। इन्होंने से गुड़िया के पापा से खाना बनाना सीखा है, चाय बनाना सीखा है, पानी गर्म करना, कपड़े धोना। क्या बात है। झाड़ू पोछे करना, ये काम सब कर लेती हूँ मैं घर का। ये सब आपने राजा राम जी से सीखा है? वाह जी सर। बहुत अच्छी बात है कि आमतौर पर देखिए ऐसा होता है कि महिलाएं कहीं पर आदमियों को सिखाती हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा है कि राजा राम जी ने आपको सब कुछ सिखा दिया। तो ठीक से सिखाया था कि नहीं? नहीं सर, ठीक से सिखाया, हाथ से छुआ के बताया कि ऐसे करना ऐसे करना। अच्छा, तब आप सब कुछ कर लेती हैं, घर का काम, खाना पीना सब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कोई दिक्कत नहीं आती है किसी तरह की? नहीं सर। फिर आगे पढ़ाई करने का कहीं मन नहीं हुआ लाली कुमारी जी? सर अभी 10वीं का फॉर्म डालने का था, तो अभी कुछ मजबूरी से नहीं डाल पाए। हमारे पास कोई पेंशन नहीं थी, तो इसलिए नहीं डाल पाए। अच्छा, कोई भी था और इसलिए। जी, कोई दिक्कत नहीं। तो राजा राम जी? जी सर। मतलब अभी भी आपकी कोशिश है कि भाई आप आगे पढ़ाई वगैरह कुछ करवाएं इनकी? हाँ सर, मेरा तो प्रयास जारी था, लेकिन क्या है कि ये कोविड की वजह से पीछे रह गए थे। नहीं तो कभी से मैं भरवा देता इनका। मैंने तो कोशिश भी किया था कि राजस्थान की पढ़ाई मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट लगी थी सर, तो मैंने जोधपुर से ओपन बोर्ड भरवाने की भी कोशिश करी थी, लेकिन वो कोविड के कारण मैं उस कार्य से पीछे रह गया था। अच्छा। और इनका तो जो है कि इनका जन्मदिन है सर 2004 का इनका जन्म है, तो इनका भी समय भी है पढ़ाई का लगभग। तो मैं चाहूँ कि कम से कम। जी, आपका काफी गैप भी, तो इसका मतलब उम्र में आपके और इनके काफी गैप नहीं है? नहीं सर, इसमें क्या है कि इनके माँ बाप पहले आधार कार्ड वोटर आईडी तो था ही नहीं ना उस समय। दिक्कत वो है, तो अनाथ आश्रम वालों ने उनके हिसाब से बनाई डेट ऑफ बर्थ इनकी। अब क्या करो? नहीं, फिर भी लेकिन अब जैसे 2004 और 1978 का आपका, तो ये तो मतलब अगर कागजों में हम देखें, हाँ तो सच्चाई में नहीं लगता होगा, लेकिन कागजों में तो 26 साल का गैप हो गया भाई साहब। 20 साल का गैप हो गया, सही बात है सर। हाँ, तो ये तो 26 साल का गैप तो बहुत बड़ा गैप होता है। लेकिन खैर
और इनका क्या है सर को 27/11/1993 का डेट ऑफ बर्थ मेडिकल में इनमें दे रखा और आश्रम वालों ने। अच्छा, वो सही है ना? तो हाँ वो सही, वो ठीक है। तो भी 15 साल का गैप तो है ही। नहीं कोई नहीं, लेकिन अब आप लोगों के तालमेल सही है और जीवन अगर सही चल रहा है, और आपने घर का काम भी सब सीख रखा था, खाना वाना ये सब बनाना। सर मैंने माउंट आबू पे जो वहाँ पे ब्लाइंड स्कूल में जो ट्रेनिंग में सब कुछ सीखा था। चेतना मैडम थे हमारे और यशवंत सिंह राठौड़ जी, उन्होंने अच्छी तरह से सिखाया था। तो तब से मेरे दिल में सर यही आते थे, ये भी अभी धारणा यही होती है कि हमारे जैसे और भी दृष्टि भाई बहन है, तो उनको जब मैं सिखा तो मेरी इच्छा ये थी कि क्यों जब हमारे घर में मैं घर को सिखा सकता हूँ, घर का को काम सारा सिखा सकता हूँ, तो क्या अन्य भाई बहनों को नहीं सिखा सकते हैं? सबको सिखा सकते हैं, क्योंकि ब्लाइंड की मजबूरी ब्लाइंड ही समझ सकता है सर। ये बात। आपके अपने परिवार में कौन कौन है राजा राम जी? सर मेरे परिवार में 3 भाई हैं और 3 बहनें हैं। अभी 6 भाई थे तो 3 तो कोविड में चले गए। ओहो। और अभी वर्तमान में सबसे बड़ा मैं ही हूँ। और शादी के बारे में सर एक्चुअल में एक बार और बताना चाहूंगा आपको कि शादी में मैंने सारे परिवार को एक साथ में रखा, मेरा अपना समझ के, और बाकी किसी से एक पैसे भी नहीं लिए, सब मेरे ही पैसे से मैंने शादी करी सर। नहीं वो बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन एक बात बताओ जी, कि आपकी शादी तो 2018 में हुई जी, यानी लगभग आपकी उम्र जब 40 वर्ष की थी। यस सर। इससे पहले आपके पिताजी ने, आपकी माताजी ने कभी किसी ने कोशिश नहीं की शादी वगैरह के लिए? सर मेरे पास कम से कम 6 रिश्ता और आया था, लेकिन मेरी ख्वाहिश जो थी वो पूरी नहीं हो पाई थी। कि मेरा सपना यही था कि मैं ब्लाइंड से ही शादी करूं। अच्छा, ये बात। वो सब साइटेड थे? हाँ सर, कोई हैंडीकैप्ड थे, एक का रिश्ता हुआ था तो हैंडीकैप्ड से, जो उनका मेरे को पसंद नहीं आया था, क्योंकि मेरे समझ से थोड़ा बाहर था, तो मैंने कैंसिल कर दिया था। फिर उसके बाद में और रिश्ता आया था, 2-3 रिश्ते, और मैंने मना ही कर दिया था मैंने को मैं ब्लाइंड से, क्योंकि मैं अभी जो कुछ सेकंड पहले मैंने बताया सर आपको कि ब्लाइंड की मजबूरी ब्लाइंड ही समझ सकता है। तो इसलिए क्या है कि एक दूसरे की हमदर्दी, और इनका तो जब आश्रम में मैंने विचार किया था कि देखो ये भी अनाथ है, तो कम से कम अपने को सेवा का अवसर भी मिलेगा एक तरह से। और ऐसे करके हम दोनों का जीवन कुशल मंगल में बिता रहे हैं सर अभी तो। और हमारा तीसरा नेत्र भी दे दिया भगवान ने, अब क्या चाहिए? ये बात तो सही है। ये बात है सर। नहीं खुश रखते हैं लेकिन आप? हाँ जी। अभी आपके घर वाले और आप सब साथ रहते हैं या आप लोग अलग रहते हो? नहीं वैसे रहते तो सब अलग अलग, लेकिन परिवार में सब एक दूसरे का सहयोग कर देते हैं। जैसे अपना से बना किसी जरूरत पड़ जाती है तो एक दूसरे का सहयोग कर लेते हैं, लेकिन सब हम अलग अलग ही रह रहे हैं। अच्छा, अब आपके घर वाले जो है पूछते हैं कभी आपको कोई काम में, किसी बात में? देखिए काम में तो क्या है, जब मैं जो काम करता हूँ वो उनसे होता ही नहीं। मैं संगीत बजाने का काम करता हूँ, मैं अपना घर गुजर कैसे चला रहा हूँ, वो अपना अपना हिसाब से अपना काम कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। बात ये है कि सर हाँ, कभी मजबूरी में कि जरूरत अगर पड़ गई, जैसे कोई बीमार हो गए, तो एक दूसरे का सहयोग करने में थोड़ा ये हेल्प हो जाती है, बस ये बात है। बाकी सब अपना अपना कर ही रहे हैं, तो इस प्रकार से जीवन बिता रहे हैं सर। और मैं काफी दिन से लगभग प्रयास मेरा यही था कि कम से कम रेडियो मधुबन में जो कार्यक्रम आता है हमराही, तो मैं सुनता हूँ, तो कभी कभी मैं विचार करता था को जैसी जगह हम लोगों को भी कभी अवसर मिले। और आज से 3 दिन पहले ही मैंने सोचा था, और आज आपका फोन आ ही गया था, तो मैंने को चलो बहुत बढ़िया अवसर मिला, ताकि आपने देखिए आपने दिल से सोचा तो रेडियो मधुबन में आपका नंबर भी आ गया। कौन से कार्यक्रम सुने आपने रेडियो मधुबन के, ये बताओ राजा राम जी? किसका हमराही कार्यक्रम सुना या किसका सबसे अच्छा लगा आपको कार्यक्रम? नहीं, कार्यक्रम तो मेरे को ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं जो सर वो अच्छा नहीं लगता है। जो जितने भी कार्यक्रम सब भी बहुत ही एकदम अच्छा लगता है हम लोगों को। अच्छा, हम तहे दिल से सुनते हैं सर। मतलब ऐसा कुछ खास याद नहीं है मतलब आपको? नहीं सर, वैसे तो हम ये एक दूसरे का जीवन साथी की जो आते हैं ना तो इंटरव्यू, तो वो अधिकतर ज्यादा सुनता हूँ सर। क्यों नहीं के कौन सी मुश्किलों से वो आगे निकले, किनकी सर्विस कहाँ लगी और कैसे जीवन अपना व्यापन कर रहे हैं, उनके बारे में खास करके मैं सुनता हूँ। ये बात है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो आपने
कभी ये दिमाग में नहीं आया कि यार जिससे आप शादी कर रहे हैं उनको कुछ आता भी नहीं है, कुछ घर का काम भी नहीं आता है, फिर दिक्कत हो जाएगी, परिवार मतलब जिम्मेदारियां कई तरह की होती हैं, कभी सोचा नहीं आपने? सर मैंने नहीं सोचा था, इसलिए क्योंकि मेरे को ये पता था कि जब मैंने ट्रेनिंग कर रखी है और मैं कभी कभी ऐसे फील्ड में जाता था तो उन लोगों को भी शिक्षा देता था मैं ब्लाइंड बच्चे बच्चियों को कि आप ऐसे करके ऐसे आगे निकल जाओगे, ऐसे निकल जाओगे। तो जब मैं सीखा हूँ इतनी मजबूरी का सामना करके, तो क्या मैं दूसरों को नहीं सिखा सकता हूँ? इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। घर वालों ने जरूर पूछा था कि क्यों तेरे को भी नहीं दिखता है और तू शादी करेगा तो उनको भी नहीं दिखता है, तो आप कैसे गुजर बसर करोगे? मैंने कहा भैया देख, जब मेरा मैं कर रहा हूँ तो उनको भी मैं सिखा दूंगा, वो भी ये बात है। तो ऐसे करके हमें किसी बात का कोई ख्याल नहीं आया दिल में सर, और आसानी से अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि आमतौर पर लोग सोचते हैं ना कि यार सब कुछ आना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, प्लस आपकी गवर्नमेंट जॉब भी नहीं थी, मैडम की भी जॉब नहीं थी, तो और ज्यादा फिर चिंता थोड़ी बढ़ जाती है। क्योंकि सर कोविड से पहले तो हमें ये सोचा था ना कम से कम कि मैं अभी वो बताया था ना कि मैं आरके स्टोर में काम करता था, मैं ढोलक भजन संध्या में काम करता था, ढोलक बजाने का, भागवत कथा में, राम कथा में इधर, तो और करीब करीब कभी कभी तो प्रतिदिन का मैं 3,000 रुपया कमा लेता था, कभी पर डे का भी 2-3 हजार रुपये पड़ जाता है, मतलब 30-40 हजार रुपये प्रति माह के हिसाब से हमारी पूर्ति हो जाती थी। मैं क्यों सोचूंगा सर ऐसा? बिल्कुल सही है, क्योंकि वो ख्याल आया नहीं ना कि भाई हमारे पास तो हुनर है, सरस्वती माँ की बदौलत है, सब कुछ है, लेकिन केवल एक तो वो 2019 में बारिश ज्यादा हो गई थी, उससे थोड़ा परेशानी हो गई थी, गुड़िया भी छोटी थी, फिर 2021-22 में कोविड ने हमारा संगीत छीन लिया था, काम पेंडिंग हो गया था, तो तब से थोड़ा माइनस में आ गया था। और इस साल जो है अभी 15 जनवरी से मेरे को जो दिव्यांगजन सामाजिक सेवा संस्था का जो महामंत्री का कारोबार संभाला, तब से बहुत अच्छी हेल्प हो रही है। और हमारे जो दिव्यांगजन सामाजिक सेवा संस्था में सर कार्य अगर बताना चाहूँ तो उसमें भी बहुत अच्छे कार्य करते हैं। अन्य से दृष्टिबाधित भाई बहनों को उनकी कोई उपकरण की जरूरत होती है तो वो बनवाते हैं, जिनको मेडिकल नहीं बन रहा है, कोई समस्या आ रही तो वो बनवाते हैं, कहीं आधार कार्ड में दिक्कत आ रही, कहीं तो राशन कार्ड में दिक्कत आ रही, तो वो सब साथ में रह के काम करवाता हूँ सर मैं। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। और दिव्यांगजन सामाजिक सेवा संस्था से हम ऐसा है कि दिव्यांगों के अलावा चाहे अस्थि बाधित हो, दृष्टि बाधित हो, मुख बाधित हो, श्रवण बाधित हो या विधवा महिला, अनाथ बच्चे हो, उन सभी को लेकर हम घर घर गांव जाते हैं और कई जगह तो रक्तदान का शिविर भी लगाते हैं। और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और अच्छे सपोर्ट हो रहा है संस्था का भी हमारा, और हम भी हमारे भाई बहनों को सब अच्छे से सपोर्ट करते जा रहे हैं। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM और कार्यक्रम का नाम है हमराही। और आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं राजा राम जी और लाली जी। और अभी आपने पहले लाली जी को सुना, फिर वापस राजा राम जी को सुना, कैसा संघर्ष भरा उनका जीवन रहा। लेकिन कहते हैं दोस्तों कि अगर ऊपर वाले पर विश्वास हो, जीवन में सच्चाई हो, तो फिर हमारी जो इच्छाएं हैं, जो ख्वाहिशें हैं, वो पूरी कहीं ना कहीं हो ही जाती हैं। राजा राम जी सर, आपने ऑर्केस्ट्रा, संगीत, इस सब की बात की, तो संगीत में क्या शिक्षा अर्जित की है आपने? सर जी, संगीत में तो मैं बताऊं आपको, शुरुआत में क्या है कि मैं रेडियो में जो शास्त्रीय संगीत आता था वो सुनता था, और एक राजस्थान में बूंदी जिला में हिंडोली करके गांव है, वहाँ के जो संगीत टीचर थे भंवर सिंह जी मास्टर, उनसे मैंने विद्या ग्रहण की थी। बाकी कोई डिग्री हासिल नहीं की थी, लेकिन हारमोनियम दूसरे को बजाते थे, दूसरे बजाते मैं तो सिर्फ और सुनता था। और सुनने के बाद में मैंने कभी हारमोनियम हाथ में नहीं देखा था, और प्रथम बार मैंने हाथ में हारमोनियम लेके मैंने संगीत बजा दिया था उसमें, पहली बार में। तब से हमारा जो संगीत टीचर थे उन्होंने बोला कि बेटा तू सीख जाएगा इसको, तो मन लगा कि फिर उन्होंने भी अच्छी तरह से प्रयास की। उसके बाद में बाड़मेर के जो सुनील शर्मा जी जो थे माउंट आबू में, उन्होंने मेरा संगीत सिखाने का प्रयास किया। उसके बाद में उत्तराखंड के जो गोपाल सिंह जी नेगी, जो कि वर्तमान में दिल्ली में रह रहे हैं, उन्होंने भी मेरी बहुत अच्छी हेल्प की संगीत के बारे में। ऐसे करके मैं आगे निकल गया और आज सभी के समक्ष हूँ। ऑर्केस्ट्रा में क्या काम रहता था आपका, क्या बजाते थे आप? सर मैं तो इंस्ट्रूमेंट्स बजाता था, मैं अधिकतर ज्यादा ढोलक बजाने का काम करता था। एक तरह से आपको सबसे ज्यादा ढोलक पसंद है?
जी जी हाँ, राजस्थानी पैटर्न में बहुत अच्छे मेरा शौक था बजाने का, और उसके बाद में कभी क्लासिकल का तो वो भी कर लेता हूँ, और कभी कभी एक नंबर आता है गाने का तो कभी थोड़ा बहुत गुनगुना लेता हूँ। क्या बात है। तो लाली जी को कुछ सुनाया कि नहीं कभी आपने? हाँ सुनाते हैं ना सर। और आपकी बिटिया को कुछ सुनाते हो कि नहीं? हाँ बिटिया को तो बहुत कुछ। मेरा प्रयास थी ये, मैंने अभी तो एक दिन बचपन में पूछा था मैंने, बेटा अभी तेरी इतनी छोटी उम्र है, अब तो आंगनवाड़ी में जा रही है, तो बोला क्या करेगा तू पढ़ के? पापा मैं पहले तो डॉक्टर बनूंगा, उसके बाद देखी जाएगा। उनका सपना है, तो मैं ये चाहूँ कि उनका सपना पूरा हो, और इनको भी मैं घर में है तो संगीत सिखाने का प्रयास करता हूँ, ये बात है। चलिए तो बताइए जरा कि आपकी गुड़िया, पहले तो क्या नाम है गुड़िया का? अरुणा सूर्यवंशी। अरुणा। और अरुणा के लिए क्या गुनगुनाते हैं आप? हमको भी सुनाइए, हमारे श्रोताओं को भी सुनाइए, 2 लाइनें। अरुणा के लिए सर तो मैं अधिकतर ज्यादा तो मैं कहा कि जो संगीत उनको जो अभी स्कूल में जा रहे तो उनके लिए कोई सरस्वती माँ का है, सबको सुनाते हैं, और बाकी हमारी पसंद है तो वो भी बच्ची को पसंद होती है अच्छी। 2 लाइनें गुनगुना दीजिए। प्यार नहीं है स्वर से जिसी को, प्यार नहीं है स्वर से जिसी को, वो मूर्खी इंसान नहीं है। प्यार नहीं है स्वर से किसी को, स्वर इंसान बना देता है, स्वर भगवान मिला देता है, स्वर इंसान बना देता है, स्वर भगवान मिला देता है, स्वर की आँच में जलने वाले परवाह नहीं करते हैं। प्यार नहीं है स्वर से जिसको, प्यार नहीं है स्वर से। जो सर बहुत हालांकि बच्ची को तो आपका संगीत समझ में आता होगा, उनको शब्द तो भी उतने समझ में नहीं आते होंगे, लेकिन खैर बहुत अच्छी बात है, बच्चों के अंदर ये संस्कार अभी से विकसित करना, ये बहुत बहुत ही अच्छी बात है। तो गुड़िया को तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इस प्रकार से सिखाते हैं, और जैसे देशभक्ति गीत है वो अधिकतर ज्यादा महत्व देते हैं उनको। नहीं, आपने गाया भी बहुत अच्छा, और ये भी एक अच्छी बात है कि आप दोनों दृष्टिबाधित हैं, पति पत्नी, और अपनी बिटिया के लिए पूरी तरह से आप समर्पित हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लाली जी तो कभी बाहर कहीं जाने का होता है आपका भी, या केवल राजा राम जी ही चले जाते हैं बाहर? आउटिंग पे जाते हैं ना दोनों साथ में। कहाँ जाते हैं आउटिंग पे? मंदसौर, कभी संगीत, तो वैसे जाते हैं। अभी तो हॉस्टल में भी 2-3 बार गए थे। इंदौर जाना हुआ कि नहीं? संतोष जाते हैं ना। जाते हो? बिल्कुल। तो वहाँ पर कितनी लड़कियाँ थी जहाँ पर आप रहते थे? वहाँ पे तो सिर्फ मैं ब्लाइंड में ही थी, और जहाँ हॉस्टल में भेजा था मेरे को महेश दस्तिन, वहाँ पे सब ऐसी थी। अच्छा, वहाँ पर तो थी। और संतोष मैडम के वहाँ आप अकेले ही थे ब्लाइंड? वहाँ पे तो मैं अकेली थी। तो और भी लड़कियों की वो शादी वगैरह करवाते हैं संतोष मैडम, या बस केवल आप? मतलब पहली शादी हमारे से ही शुरुआत हुई। अच्छा, अरे वाह गजब, ये भी एक अच्छी बात है। तो आपकी शादी तो महेश दृष्टि संघ वालों ने करवाई होगी ना? नहीं सर, संतोष सक्सेना के द्वारा में। अच्छा, उनके मैडम के द्वारा ही हुई थी, संतोष मैडम के द्वारा। तो अब कभी वहाँ कोई होता है फंक्शन कार्यक्रम तो बुलाते हैं आपको? जी सर, बिल्कुल बुलाते। और लाली जी, बच्चे जब छोटे होते हैं तो बहुत सारे उनके काम होते हैं, बड़ी दिक्कतें होती हैं एक बच्चे को पालने में, बड़ा करने में। तो कैसे फिर आप करती हैं ये सब काम, कैसे कर लेती हैं? कोई दिक्कत आती है? सब कर लेते हैं। छोटा बच्चा होता है ना, तो आप तो जानती हैं कई तरह की दिक्कतें होती हैं। सब मुश्किलों को पार कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब तो बच्ची भी थोड़ी थोड़ी मतलब बड़ी हो रही है, तो अब शायद उतनी परेशानियां नहीं आती होंगी।
नहीं सर, कोई परेशानी नहीं अभी। कोई परेशानी नहीं है। हौसला बुलंद होना चाहिए। हौसला, आपने भी सीखा है संगीत वगैरह? जी सर। आपने क्या सीखा है संगीत में? सर हमको तो अलंकार वगैरह सिखाते थे, और ऐसे कभी प्रोग्राम होता, कभी गाने वगैरह का, तो ऐसे। तो आप महेश दृष्टिहीन संघ में थे तो वहाँ आपको ये सब नहीं सिखाया उन्होंने, घर का काम काज, खाना वाना? नहीं सर, वो तो मतलब कॉलेज से लेके फर्स्ट ईयर से लेके ऐसे सिखाते थे। हम तो पहली दूसरी को कौन सिखाएगा। अच्छा 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 अच्छा, ये बात। अच्छा, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। राजाराम जी। जी सर। एक संस्था का भी जिक्र किया आपने। यस सर। क्या बताया? दिव्यांग सेवा समिति। हाँ, दिव्यांग जन सामाजिक सेवा संस्था मंदसौर। मंदसौर जी। तो ये दरअसल इस संस्था का क्या कामकाज रहता है और आप क्या करते हो इस संस्था के अंतर्गत? सर संस्था का काम है ना सर, वो इसी साल से मेरे को जिला महामंत्री का नियुक्ति गई हमारी उसी संस्था में। और वहाँ पे पता है कि जैसे जो कोई हैंडीकैप्ड है उनको कोई उपकरण नहीं मिलता है, जैसे व्हील चेयर आदि जिनके जरूरतमंदी चीजें की आवश्यकता होती है, उनको जरूरतों को पूरी करवाते हैं हम लोग। और जैसे श्रवण बाधित है तो उनको मशीन दिलवाना, मूक बधिर है तो उनके लिए जो सुविधा है, कहीं उनको पढ़ाई की, जैसे बहुत गरीब बेरोजगार है तो उनके लिए हमारी संस्था जो है जैसे 10 किलो आटा जो भी है उनके हिसाब से वो प्रति माह के हिसाब से देते हैं उनको। और खाना बनाने के लिए जो मीठा तेल होता है वो भी देते हैं, सारा सामग्री भी देते हैं। कई जगह रक्त शिविर भी लगाया जाता है। और भी जो दिव्यांग भाई बहन है उनकी जो जो भी जरूरतें पूरी है उनके लिए हम गांव-गांव में जाके जागरूक करते हैं लोगों को। और इस प्रकार के जो सेवा जो इनको नहीं मिल रही, पिछड़े एरिया में जो उनको वंचित है, तो उनको हम संस्था के द्वारा सारा चीज मुहैया कराते हैं सर। एक बात बताइए राजाराम जी, आपका ज्यादातर काम बाहर घूमने का रहता है या आपके जैसे जो साथी हैं उनको सेवाएं देने का रहता है? तो पीछे से फिर चिंता नहीं होती कि घर में दिक्कत हो जाएगी या मैं नहीं हूँ तो कुछ आवश्यकता होगी तो कैसे काम चलेगा, या कुल मिलाकर के मैं बाहर हूँ तो घर के पीछे से कोई टेंशन ऐसा कुछ फिर होता है तो कैसे मैनेज करते हैं आप? वो सब करवा लेते हैं सर। हमारे जैसे कि कैरियर ही आप जैसे ऐसे बहुत सारे हमारे साथी हैं जो कि मैं घर पे रहता हूँ नहीं तो सामान रख देते, रखवा देते, फोन के द्वारा मैनेज कर लेते हैं सारा काम सर में। कोई दिक्कत, घर का काम तो ये संभाल ही लेते हैं कि खाना बनाना, जो कि गुड़िया को देखभाल करना, स्कूल भेजना, वो सारा काम ये कर ही लेती, तो हम टेंशन फ्री रहते हैं। बाहर का काम सेवा देखना। स्कूल कितनी दूर है गुड़िया का आपकी? लगभग होगा सर ये 400 मीटर की दूरी है, ज्यादा नहीं है। तो वो गुड़िया कैसे जाती है स्कूल? अब जो अपने आंगनवाड़ी केंद्र के जो मैडम रहती है ना, वो आशा कार्यकर्ता, तो वो लेने के लिए आती है और छोड़ने के लिए आ जाती है मैडम। अच्छा, घर पे लेने भी आते हैं, छोड़ने भी आते हैं? यस सर। और उसको बच्ची को पढ़ाई होमवर्क वगैरह करवाना हो तो उनके लिए तो सर देखिए, हमारे जो जहाँ पे मैंने शादी करी थी तो वो मैडम संतोष सक्सेना का तो उनका निधन हो गया है, लेकिन उन्होंने जो कहा था कि मेरी भांजी है, मेरी संस्था की, मेरी बेटी की लड़की है, तो इनको मेरे हिसाब से मैं पढ़ाई कराऊंगा। और ऐसे सपना था, तो वो सपना को कहते कहते वो उनका निधन हो गया था। तो अब उनकी लड़की जो बोलती है, झूले दीदी करके नाम है, झूले मैडम करके, तो वो बोलती है कि भाई मेरी मम्मी का जो सपना था उस पूरा सपना मैं करूंगा। बच्ची को पढ़ाई कॉलेज करवाना, वहां तक के सर्विस जहाँ तक न लगे तब तक की जवाबदारी मेरी है इन बच्ची की, आप मेरे ऊपर छोड़ दो सारी जवाबदारी। अभी तक तो उन्होंने ले रखी है, लेकिन बच्ची छोटी है इसलिए मैं नहीं भेज पाता वहाँ पे। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया, ये तो अच्छी बात है। ये जो आपकी संस्था है ये पूरे मध्य प्रदेश में है या? पूरा मध्य प्रदेश में था, वर्तमान में तो पूरा मध्य प्रदेश में है सर। इसमें सभी तरह के जो दिव्यांग है उनका आप लोग हेल्प करते हैं उनकी? जी जी, चाहे वो अस्थि बाधित हो या दृष्टि बाधित हो, कोई भी हो, मतलब श्रवण बाधित हो। जी जी जी, है ना, सबको आप मतलब मदद करते हैं? जी जी। तो अब भविष्य में क्या सोचा है आपने? अब क्या, कैसे आगे जीवन बिताना है और आगे वो कठिनाइयां तो आती रहेंगी, क्या कैसे करेंगे आगे? देखिए सर, अभी ये गुजरे जमाने तो गए, उनको तो छोड़ दिए हम लोग। कोविड में ये हुआ था, पर बाकी आगे भविष्य में हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हम बाकी तो संस्था में हम काम कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारी सैलरी भी स्टार्ट यहाँ संस्था के द्वारा भी की जाएगी। और साइड बिजनेस की तो
अलग ही है, साइड बिजनेस भी है हमारा, जैसे चाय की पत्ती पैकिंग करना, दाल में डालने का मसाला जो होता है वो, हल्दी पैकिंग करना, ये सारा काम जो हम विचार कर रहे हैं कि ताकि ये काम भी अलग से साइड बिजनेस हमारा हो जाए, उसके लिए प्रयास भी कर रहा हूँ सर। अच्छा, मतलब अपने भविष्य की योजनाएं भी बना रखी हैं, है ना? जी सर। बहुत बढ़िया। तो आप अब विवाह वगैरह में भी मदद करते हैं लोगों की? हाँ सर, करते हैं ना। हमारे जो संस्था के द्वारा जो किसी का विवाह में भी अगर कोई समस्या, जैसे कि जो दिव्यांग है उनका कहीं नहीं होता तो उनका में भी हम सहयोग करते हैं। हम हमारी संस्था के द्वारा किया जाता है विवाह का कार्य भी। और ये जो आपका इलाका है, आपने गांव का नाम क्या बताया आपने? गांव तो छोटा सा है, राती तलाई करके, और तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर है सर। राती तलाई। तो आपका ये जो मल्हारगढ़ है, ये मंदसौर का पूरा एरिया है? मेरे ख्याल में ये काफी पिछड़ा हुआ इलाका है। जी 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 जी। तो फिर अब जागरूकता की भी बहुत आवश्यकता है यहाँ, तो लोगों को जागरूक करने की भी बहुत आवश्यकता रहती होगी। हाँ, तो हमारे संस्था के द्वारा करते हैं ना सर, हम गांव-गांव जाते हैं, जागरूक करते हैं, और जिनको क्षेत्रीय एरिया में उपकरण जो नहीं मिलता है, जो कार्य नहीं कर पाते, उन लोगों को हम जा जाके कार्य करवाते हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली जागृत तो होगा ना सर। मैं गाँव के जैसे सरपंच हुआ या सचिव हुआ या जनपद अध्यक्ष हो या फिर और भी कोई अधिकारी जो पदाधिकारी, उन सब से जाके भी संपर्क करते हैं हम लोग, हमारी संस्था करते हैं, और जागरूकता का अभियान इसी प्रकार से चला रहे हैं सर अभी वर्तमान में। आपके घर में भाई वगैरह जो हैं, कोई सरकारी सेवा में है, बहुत पढ़े लिखे, या नहीं सबका यही काम है, खेती बाड़ी और यही सब काम करने का ही है सबका? नहीं सर, देखिए वो बाकी तो सब अपने अपने हिसाब से सब किसानी का काम ही करता है। सिर्फ और सिर्फ मेरी भांजी है एक रतलाम में, जो कि उनके हस्बैंड जो है वो यूको बैंक में जो है मैनेजर हैं, और वो सारे सर्विसमैन है। मेरे एक जीजू है वो मंत्री हैं पंचायत के। बाकी हमारे परिवार में से सब बाकी खेती का काम ही करते हैं सर। और मैं ही एक ऐसा जो, ताकि आप जैसे का सहयोग हमारे साथ बहुत अच्छी मदद रही, जो ताकि आप सभी के सहयोग से मैं अभी जो दिव्यांगजन सामाजिक सेवा संस्था का जो हमारे जो जिला अध्यक्ष सुनील गहलोत जी और इन सभी के जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी सुनील बटवाल जी, उन्होंने सब करके मेरे को जिला महामंत्री का कार्य संभालने की कहा। तो जब से वो मैं संभाल रहा हूँ तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी, कि ताकि इस कार्य को संभालते कि हमें सेवा का अवसर मिला। हम क्षेत्रीय एरिया में जहाँ पे भी जाते हैं ना, तो सर महामंत्री को तो हर जगह जाके स्वागत पहले हो जाता है हम लोगों का। अच्छा। किसी बात की दिक्कत नहीं आती है, और हम एक जगह बैठे बैठे किसी को कहाँ एकत्रित करना, तो एक जगह बैठे बैठे ही करवा देते हैं सबको, और सब हमारे सुनते भी थे। सब उस कार्य को अच्छे तरह से मैं उनको सॉल्व करता हूँ सर। ये बताइए कि आपका संगीत का आजकल कैसा चल रहा है, ऑर्केस्ट्रा वाला काम? या अभी ठंडा है या अभी अच्छा है? इस दिव्यांगजन सामाजिक सेवा संस्था में जुड़ने के बाद सर मैं संगीत का काम अभी क्षेत्रीय एरिया में, क्योंकि मैं क्षेत्रीय एरिया में पहले भी बहुत कम बजाया था, मेरा तो सिटी लेवल का काम है सर, है ना। तो सिटी लेवल में भी बहुत, अभी क्या है कि जैसे उड़ीसा हुआ, बिहार है, यूपी में है, तो पहले कोविड से पहले हम उनके पहले से कांटेक्ट में थे। अब 2 साल पेंडिंग में रहने के बाद में जरूर इसमें थोड़ा झटका लगा है संगीत का, ताकि वो पास के कलाकार लोगों को बुलाते हैं। हम बाहर के हैं तो हम लोगों को बुलाने में थोड़ा दिक्कत आती है, तो हमें कोई परवाह ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी संस्था जो है अच्छे तरह से सपोर्ट करती है। तो हो सकता है कि साल भर और लग जाए संगीत से फिर वापस शुरुआत करने के बाद में। हम चाह रहे हैं कि हमारे मंदसौर जिले में भी एक कुछ ब्लाइंड स्कूल हो, इसके बारे में भी विचार विमर्श कर रहे हैं अभी, जो ताकि वहाँ पे भी अभी तक आपके मंदसौर में एक भी ब्लाइंड स्कूल नहीं है? मंदसौर में नहीं है और नीमच में भी नहीं है, दोनों जिले में ब्लाइंड स्कूल नहीं है सर। अच्छा। हाँ, तो अभी जो सामाजिक न्यायालय में जो दिव्यांगों के लिए स्पेशली जो जज साहब बैठते हैं, तो उनसे हमारे मुलाकात हुई थी। हमारे संस्था के जो जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सभी से बातचीत भी हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि हम आपको मंदसौर में बिल्डिंग दिलवा देंगे। तो मैंने रिक्वेस्ट भी किया था सर, हमें जो सामाजिक सेवा संस्था द्वारा मंदसौर जिले में कितने ब्लाइंड है और वो हमें लिस्ट चाहिए, तो उस लिस्ट निकलवा के बहुत जल्दी हम इस कार्य को उज्जवल बनाने वाले हैं सर। एक मेरे दिमाग में प्रश्न ये आ रहा है राजाराम जी, कि आपको आज अब लगभग आपकी शादी को 5 वर्ष हो गए हैं जी, तो क्या लगता है आपको कि जो परिस्थितियां आपके साथ रही हैं, जो संघर्ष आपने किया है,
जो शिक्षा आपने अर्जित की है, नौकरी आप जितनी भी कर पाए हैं या जो भी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है विवाह आप करके आपने ठीक किया या आपको नहीं करना चाहिए था, या फिर ऐसा लगता है कि बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था? क्या लगता है आपको? देखिए सर, मुश्किलों का सामना करना चाहिए इंसान है। हमें तो बहुत अच्छा सीखने को मिला इन मुश्किलों से। जी बताओ। अभी ये हमारा प्रश्न थोड़ा, मेरा प्रश्न जैसे है सर, ये जो आपने जो कहा और मैंने जो आपको उत्तर दिया थोड़ा जटिल लगेगा कि वो किस प्रकार से सीखने को मिलता है कि जैसे जीवन में मैंने दुख उठाया, कठिनाई का सामना किया, तो मेरे अंदर विचार इस प्रकार से होता है कि हमारे अन्य भाई बहन है उनका क्या हाल हो रहा होगा। मैं नहीं चाहूँ कि हमारे साथ में हुआ, तो इस प्रकार से हम उन मुश्किलों के दलदलों से हमारे भाई बहनों को भी बाहर हम किसी संस्था, किसी हॉस्टल के माध्यम से या जैसे भी करके उनको बाहर निकालने का प्रयास मैं करता हूँ, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है जब मुश्किलें हमारे सामने जो आती है ना, तो सर मुश्किलों का सामना करते हैं, हम मुश्किलों से घबराते नहीं सर। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। अब लगभग कार्यक्रम के अब हम अंत में आ गए हैं राजा राम जी, और ये जो अंत में आपने कहा कि मुश्किलों का सामना करना चाहिए, मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है आपने। मैं चाहूंगा लाली जी, आप अंत में हमारे सुनने वालों से अगर कुछ कहना चाहें, आपके दिल की बात पे संदेश देना चाहें, तो आपका स्वागत है। आप कुछ भी कह सकते हैं अंत में कार्यक्रम के। जी लाली कुमारी जी। मैं तो ये कहना चाहती हूँ सब भाई बहनों से कि सब पढ़ लिख के और आगे बढ़े तो बहुत अच्छी बात है। अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए और सब मुश्किलों का सामना करना चाहिए। क्या बात है। शिक्षा मतलब आपके अनुसार हासिल करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, शिक्षा अर्जित करना बहुत जरूरी है। जी सर। जी राजा राम जी, और वैसे तो आपने काफी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, लेकिन कोई ऐसी बात जो आप कहना चाह रहे हो जो छूट गई हो, आप अपने सुनने वालों से या हमारे दृष्टिबाधित या दिव्यांग साथियों से जो कुछ कहना चाहें आप कह दीजिए। देखिए, जीवन में कहना तो ये चाहूंगा, हमारे चाहे दृष्टिबाधित हो चाहे अस्थिबाधित हो, किसी प्रकार की दिव्यांगता होना, अपने आप के अंदर कमियां देखते हैं कि हम पिछड़े इलाके में है, हमारा क्या होगा, कैसा नहीं होगा, क्या करना चाहिए, और वहाँ पे मुश्किलें एक सामने ये खड़ी हो जाती है कि जहाँ तक मैंने जिस फील्ड में मैं जाता हूँ सर, तो वहाँ पे सचिव को भी जानकारियां नहीं होती है, जहाँ पे सरपंच रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र के एरिया को, उनको भी इतनी जानकारी नहीं रहती है कि दिव्यांगों के बारे में क्या क्या नियम है। जैसे शासन की ओर से जो नियम आते हैं उनके बारे में जरूर ये होता है, लेकिन कई जगह ऐसे अब कई प्रकार के डिवाइसेस ऐसे मददगार होती है दिव्यांगों के लिए, वो क्षेत्रीय एरिया में उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो इसके बारे में मैं ये चाहूँ कि कम से कम हमारे भाई बहन ऐसे संस्था से जुड़े, ऐसे कार्यक्रमों से जुड़े रहें, चाहे रेडियो के माध्यम से, चाहे किसी ग्रुप के माध्यम से, या फिर कोई ऐसे दिव्यांग भाई जो शिक्षा में है, वर्क कर रहा है, ऐसे के साथ में जुड़े रहें, जो ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले। और एक गाना जो बताते हैं राष्ट्रीय गीत सर के, हम चलेंगे साथ साथ, डालेंगे हाथों में हाथ, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। क्या बात है, बहुत खूब। तो इस प्रकार से मिलजुल कर हम सब ने इस कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए, ये बात है। बहुत खूब बहुत खूब। तो श्रोताओं, आपने सुना राजा राम जी और लाली जी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में आज शामिल होने के लिए और अपने जीवन के अनुभवों को रेडियो मधुबन के श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए। श्रोताओं, उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम भी जरूर पसंद आएगा हमेशा की तरह, लेकिन आप अपने सुझाव देना मत भूलिएगा। कैसे? 9414151415 और रेडियो मधुबन 24 घंटे 7 दिन आप सबकी सेवाओं में हाजिर है। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, और हमराही कार्यक्रम आप सबके लिए यूं ही हम लेकर के आते रहेंगे। लेकिन एक अनुरोध भी है, जो भी साथी समझते हो इस योग्य अपने आप को कि उनकी भी कहानी कुछ विशेष है, वो भी दुनिया से कुछ कहना चाहते हैं जो अब तक नहीं कह पाए हैं, तो हमराही कार्यक्रम आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप में से कोई भी दिव्यांग है, आप विवाहित हैं, आपके संघर्ष में कुछ अनोखी बात है, तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से साझा कर सकते हैं। रेडियो मधुबन का ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर मौजूद है, वहां से आप इंस्टॉल कर लीजिए
और आप अपने घर बैठे बैठे रेडियो मधुबन को सुनते रहिए। चलिए, तो आज का कार्यक्रम अब समाप्त करने की मुझे यानी आपके दोस्त संदीप त्रिवेदी को इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी हमराही के साथ। धन्यवाद। थैंक यू रेडियो मधुबन, थैंक यू हमराही।